चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। बेसिकली आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे होंगे दैट इज योर बुक लिस्ट फॉर व्हाट? बुक लिस्ट फॉर द CAPF AC एग्जामिनेशन, और पर्टिकुलरली वी आर फोकसिंग ऑन द CAPF AC 2022 एग्जामिनेशंस। तो आज हम इस वीडियो में बुक लिस्ट पे डिस्कशन करेंगे CAPF AC 2022 पर के लिए। बेसिकली हम लोगों ने ये वीडियो पहले भी अपलोड किया है, जहां पर हम लोगों ने स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया था। वहां पर हम लोगों ने बुक लिस्ट को भी डिस्कस कर लिया था, बट एक कॉन्क्रीट बुक लिस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को चाहिए थी। सो वी हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो फॉर दैट मैटर, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके कि एक कॉन्क्रीट बुक लिस्ट एक जगह आपको मिल जाए। इसमें हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल रह के बातें करेंगे बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जहाँ पर से क्वेश्चंस आ रहे हैं डेफिनेटली, बट उनको पढ़ना अपने आप में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है उसका बेहतर नहीं है। तो उन सभी डायमेंशंस को देखते हुए हम लोग इसमें बातें करेंगे कि क्या कॉस्ट बेनिफिट रेशियो रह सकता है, कितना आउटपुट आपको मिलेगा अगर आप इनपुट दे रहे हैं समय का अपना। तो उन सभी डायमेंशंस को हम लोग देखते हुए इसको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अगर आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब में चैनल्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग ए बुक लिस्ट, वो आपको बुक लिस्ट बता रहे हैं, बट वो कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं बता रहे हैं। बिकॉज रीज़न बहुत सिंपल है कि अगर आपके पास 6 मंथ टाइम है, 7 मंथ टाइम है, 8 मंथ टाइम है, और अगर लेट से आप बिगनर हैं, तो हर कुछ को कंप्लीट कर लेना अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि रिवाइज भी चीज़ों को करना होता है, बिकॉज आपको वहाँ पर एग्जाम में जाके उसे रिप्रोड्यूस करना है। तो अगर आपके पास कोई भी कॉन्क्रीट मटेरियल नहीं है, आपने उसे बार बार थॉरो रिवीजन नहीं किया है, तो आप कितने भी बुकलेट्स पढ़ लें उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। रीजन है कि आप उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, बट आप इजीली उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। द रीजन इज वेरी सिंपल, अब क्वेश्चंस का जो है वो लेवल बढ़ता जा रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की डिमांड अब होती जा रही है। इसी कारण से अगर आपके पास कॉन्क्रीट बुक लिस्ट है, लिमिटेड बुक लिस्ट है, लिमिटेड सोर्सेज है, तो आप उसे बार बार रिवाइज करके उतने से ही आप बहुत अच्छा क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि लिमिटेड बुक लिस्ट रखें, लिमिटेड सोर्सेस रखें, बट उसे ही बार बार यूज करें। हाँ, स्मार्ट अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा। द रीजन इज वेरी सिंपल कि स्मार्ट अप्रोच के बिना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि स्मार्ट अप्रोच में आप बेसिकली बहुत सारे ऐसे हैं सब्जेक्ट्स जहां पर क्वेश्चंस एक या दो आ रहे हैं, बट अगर आप थोड़ी सी चीजें उसमें कर लें, लाइट से आपने 2 to 3 आवर्स उसमें इन्वेस्ट किया, 1 डे इन्वेस्ट किया, तो आप आराम से 1 to 2 और 3 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लेट से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एनवायरनमेंट बताता हूँ। एनवायरनमेंट में ओनली 10 पेजेस आर बीइंग रिक्वायर्ड, ठीक है, 10 पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो। और नहीं तो फिर अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, लेट से बहुत सारे लोग शंकर IAS पढ़ते हैं, तो वहां से भी अगर सेलेक्टिवली करते हैं, बिकॉज कुछ टर्मिनोलॉजीज और ये सारा भी हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि आप अगर 1 डे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 1 2 3 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना। लेट से अगर हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके अगर 1 2 3 क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए आपको न्यूमरस डेज देने पड़ेंगे, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, इस तरह से आपको देने पड़ेंगे। फिर भी हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व ना हो। सेम हाल इकोनॉमिक्स का है। तो इस तरह से हमें देखना होगा कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं, तो उससे आउटपुट कितना मिल पा रहा है। थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको क्या हो सके, उसका बेनिफिट मिल सके। तो हम लोग पूरे इसमें जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाए, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता ही होगा कि CAPF पेपर 2 का हम जो है कोर्स आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। वो उससे पहले हम लोग आप लोग के लिए मंथली जो है वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं विजन IAS की, तो वो जाके आप देख सकते हैं। हम लोगों ने नवंबर से स्टार्ट किया है, और विजन IAS की उसे आप देख सकते हैं। उसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए GS 365 का कोर्स है जो आपका चल रहा है हमारी चैनल पे, उसको एक बार आप देखें। इसमें पॉलिटी अभी डील हो रहा है, तो वो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट के बारे में, थोड़ा सा डिटेल तरीके से। मेरे बारे में आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे अगर हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज योर पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी आपका आ जाता है। अब देखिए, पॉलिटी के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने
या चैनल्स ने आपको अब थोड़ा सा शिफ्ट बताया है कि लक्ष्मीकांत इज बिंग देयर, उसके अलावा डीडी बासु भी करना चाहिए। बहुत सारे एनसीईआरटी भी बताते हैं, बहुत सारे अब दूसरे दूसरे रिसोर्सेज भी बता रहे हैं। बट अगर प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें तो देखिए, आपको एक तो लक्ष्मीकांत, ठीक है, ऑल्दो मैंने लक्ष्मीकांत नहीं की थी, बट फिर भी आप अगर कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत आपको करने की जरूरत है। अगर लक्ष्मीकांत नहीं करें, जैसे कि मैंने नहीं किया था, तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, यूपीएससी सीएससी के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके नोट्स, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक आपको मोर देन इनफ होगा। इसके अलावा अगर आपके पास समय है, वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं, तो आपको करने की जरूरत है एनसीईआरटी से, वो भी दो, सिर्फ 2 बुक्स। इसमें से भी अगर आप बात करेंगे तो एक बुक प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी दूसरा होगा। यानी प्राइमरी होगा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और दूसरी है एक पॉलिटिकल थ्योरी की, ठीक है। इन दोनों से भी क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली, नो डाउट, बट ये टाइम परमिट होता है, तो लक्ष्मीकांत साथ साथ ये 2 बुक्स करने हैं, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स और प्लस ये 2 बुक्स। इसके अलावा आपको पॉलिटी के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो आपको एग्जाम में सक्सेस प्रोवाइड करवाएगी, वो ये है कि इनका एप्लीकेशन आपको सीखना होगा। अगर आपको एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो आपको इनके एप्लीकेशन सीखने होंगे। सिर्फ आप पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे या कोचिंग नोट्स पढ़ लेंगे या एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो उससे हेल्प नहीं मिलेगा। क्वेश्चन डायरेक्ट वर्बेटिम नहीं मिलने वाला एग्जाम में, आपको इसका अप्लाइड पार्ट पे वर्क करना पड़ेगा। अप्लाइड पार्ट पे वर्क किस तरह से करें, आपको इन पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दैट इज एमसीक्यूज को सॉल्व करने की जरूरत है। और जो भी आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, उसको हेल्प, उसके मदद से आपको कोशिश करना है कि क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन है, लेट से उसके बारे में आपके पास बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है, बट ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन फ्रॉम दैट नॉलेज बेस्ड ऑन द एलिमिनेशन। उसमें कुछ एलिमिनेशन ट्राई करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लेट से अगर वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो रहा है, तो डेफिनेटली यू नीड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस अकॉर्डिंगली। आप उसके आंसर को देखें और अपना थॉट प्रोसेस को उसके अनुसार थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। इस पे अगर आप वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप इतने ही लिमिटेड रिसोर्सेज से आप पॉलिटी के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। देखिए, पॉलिटी में आपके सामने 15, 16, 17, 18 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेट से कभी कभी 20 के आसपास भी हो जाते हैं, तो आप इजीली 80 to 90% क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको इस चीज पर वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। अब बात आ जाती है द सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज योर जियोग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में देखिए, रिकमेंडेड क्या होता है, रिकमेंडेड होता है 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। टोटल ये आपके हो जाते हैं 9 बुक्स, 5 इधर और 4, ठीक है। ये रिकमेंडेड होता है, यानी कि ये आपको करना है, बट यहाँ पर भी स्मार्टली वर्क करना है। आपको 6 से लेके 10 तक की सिर्फ एक बार रीडिंग करने की जरूरत है, फिर उसे बार बार रिवाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम के टाइम एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं, दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। लेकिन जो 11th और 12th की टोटल 4 बुक्स हैं, यानी 4 एनसीईआरटीज हैं, उन्हें आपको थॉरोली करने की जरूरत है, उसे मल्टीपल रिविजन्स देने की जरूरत है। तो इसे आपको मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, रिवाइज करना है। क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर मल्टीपल रिविजन्स की इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप इन पे भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे बुक्स हैं, चैनल्स हैं जो एनसीईआरटीज के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज भी होते हैं जिनके फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। उन पीडीएफ्स को आप लेकर सॉल्व करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको क्या सक्सेस प्रोवाइड कराएंगे। ये बुक्स तो हर कोई पढ़ रहा है, अगर कोई डिफरेंट चीज जो आपको एग्जाम में सक्सेस प्रोवाइड कराती है, वो है ये प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे करने की बिल्कुल जरूरत है। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास समय की थोड़ी सी कमी है, वो ये छोड़ सकते हैं। 6 to 10, 11, 12 को आपको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, ठीक है। बट रिकमेंडेड होता है कि 6 to 12 तक आप पूरा
करें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। ठीक है, यहीं पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ जाती है। लेट्स से जैसे कि मैंने क्या किया था कि 6 से 10 तक को एक बार पढ़ा और उसके बाद उससे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। शॉर्ट नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि शॉर्ट नोट्स यानी कि हर बुक का शॉर्ट नोट्स नहीं प्रिपेयर किया था। बेसिकली अगर आप देखेंगे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर ये वो सारे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, आप एक बार पढ़ेंगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके बाद भी अगर आप एडवांस बुकलेट पढ़ते हैं 11th की 12th की, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बहुत सारे वहाँ पे फैक्ट्स दिए रहते हैं, बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स दिए रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रीज़न है कि फैक्ट्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी फैक्ट कहीं से भी आ सकता है और अगर एनसीईआरटी में वो फैक्ट दिया हुआ है तो आपको वो पता होना चाहिए। तो इसीलिए हर चैप्टर में आप देखेंगे 2 से 4 फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, सिर्फ उन फैक्ट्स को आप नोट कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसी पॉइंट है जो आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो उसको सिर्फ नोट कर लिया, उसके बाद फिर 6 to 10 को कभी पढ़ा ही नहीं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 11th एंड 12th को मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत पड़ती है। ऑल तो देखिए 12th का मैं उतने अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया था, रीजन ऑफ टाइम कंसंट्रेंट, बट 11th के दोनों बुकलेट्स को बहुत बार बार किया था। ठीक है, आपको लेकिन ये दोनों करना है, रीजन है क्वेश्चंस दोनों से ही आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो द नेक्स्ट जो है वो आपका आ जाता है हम लोग साइंस की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, फिर हिस्ट्री की बात करेंगे। तो साइंस में देखिए 8th 9th और 10th एनसीईआरटी आपको करने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए अगर आपका समय है तो आप एक 6 to 7 की रीडिंग ले सकते हैं, वो आपको ही बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। बट सिर्फ आपको 8th 9th और 10th करने की जरूरत है। 8th को भी पूरे करने की जरूरत नहीं है, इसमें 2 to 3 चैप्टर्स हैं जो अलग हैं। 9th और 10th में वो चैप्टर्स नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले हैं, फिर व्हाई डू वी फॉल इल, ये सारे जो चैप्टर्स हैं वही सिर्फ करने की जरूरत है। बाकी बहुत सारे चैप्टर्स है, लाइट है, ये सब वो सब तो एडवांस फिर आगे 10th में कवर हो ही जाते हैं, तो इसलिए उसमें कुछ आपको नया नहीं मिलेगा। अब बस आपको थोड़ा बहुत 8th के 2-3 चैप्टर्स को आपको करने की जरूरत है और इन दोनों को मल्टीपल रिविजन्स की जरूरत पड़ेगी। इनके आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना है कि इसके आपको मल्टीपल रिविजन्स रिक्वायर्ड होंगे, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके भी सेम आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, विदाउट एमसीक्यूज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि 11th एंड 12th की भी कुछ चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, सम चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, सिर्फ बायो की ही नहीं, यहाँ तक कि फिजिक्स के भी, यहाँ तक कि केमिस्ट्री के भी इम्पोर्टेंट है। बट क्या कॉन्सेप्चुअल पार्ट वाला? तो द आंसर इज नो, कॉन्सेप्चुअल पार्ट वाला नहीं। तो बहुत सारे जगह पे आपको फैक्ट्स वाले मिलेंगे, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से फिजिक्स में आप देखेंगे एक चैप्टर है, वहां पर आपको पूरा टेबल दिया हुआ है, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो द वाटर चैप्टर, इस तरह से बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बायो में भी सेम आ जाता है। तो वहां पर सिर्फ वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले नहीं कि न्यूमेरिकल बैठ के सॉल्व करें, आंसर इज नो सर। जो जहां पर आपको थोड़े से क्या दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट टेबल्स चार्ट्स ये सब दिए, जैसे लाइट के चैप्टर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी है। तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड दैट हम लोग आपको पेज बाय पेज हम लोग आपको या तो एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, मतलब उसको कट करके कंपाइल करके पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, बट ये थोड़ा मुश्किल टास्क है इसलिए समय लगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको चैप्टर्स के नाम प्रोवाइड कर देंगे और साथ साथ पेज नंबर, जहाँ पे टेबल्स आपको करने होंगे वहाँ पे टेबल का नंबर और चैप्टर्स का भी आपको नंबर हम लोग प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप वहां से कर लें। ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स हैं वहां पर जो इंपॉर्टेंट, और 12th का तो आपको पता ही होगा, 12th की जो बायो है उसके लास्ट 4 चैप्टर्स आर बीइंग रिक्वायर्ड, जो लास्ट के 4 चैप्टर्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होता है फॉर व्हाट, एनवायरमेंट पर्पस, जो एनवायरमेंट के लिए आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि देखिए सर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एग्जाम में आपके आ रहे हैं 125 क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, अब आपको
मिनिमम तो 150 प्लस टारगेट लेके ही चलना ही होगा, ठीक है। जिस तरह से सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं तो आपको समझना होगा कि 150 प्लस तो आपको चाहिए ही चाहिए। 150 का मतलब होता है 75 क्वेश्चंस आर बीइंग देयर, 75 क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं। अब सर आप देखिए, लेट से हमारे सामने एक आ जाता है जियोग्राफी, देन साइंस, देन पॉलिटी, ठीक है। अगर आप देखते हैं ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट, मैं एक रफ फिगर लेना चाह रहा हूँ, 20 क्वेश्चंस आप ले सकते हैं। मैपिंग को इंक्लूड कर दें, मैपिंग का भी मैं बात कर लूंगा। इसके अलावा साइंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस आप रख सकते हैं कि 25 क्वेश्चंस के ऑन एंड अराउंड में आ जाते हैं। यहाँ पे भी आप 16-17 आता है, बट हम एक रफ फिगर 20 ले लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए करंट तो सब कोई कर ही रहा है, तो करंट तो डिपेंडिंग अपॉन द ईयर जैसा है, इसका कोई फिक्स नहीं है, 10, 15, 20 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 65 प्लस 10 75 और 80 क्वेश्चंस, तो सिर्फ आपके ये ही तीन, बिकॉज करंट तो आप ऐसे भी कर ही रहे हैं डे बाई डे या फिर मंथली जैसे भी आप कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं करंट में तो बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं जो आप ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो सिर्फ अगर आप इन तीनों को भी करते हैं तो आप कट ऑफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं 150 इज अ गुड स्कोर इन इटसेल्फ, तो वहां तक आप पहुंच जाते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, तो आपकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस कहाँ होनी चाहिए? प्राइमरी इंपॉर्टेंस ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इन सभी पे होना चाहिए। दूसरा बात ये भी है कि आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज बिंग देयर, इकोनॉमिक्स में तो कम है, फिर भी हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में भी ऑन एंड अराउंड 20 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं, 15, 16, 18, 20 क्वेश्चंस आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ईयर। तो कि चीजें फ्लक्चुएट करती है, थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है। लेकिन आप सर देखें, अगर हिस्ट्री में आप कितने भी एफर्ट्स कर लें, ये आपको एग्जाम में धोखा दे देगा। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। लेकिन ज्योग्राफी, साइंस ऐसे हैं, मतलब सब्जेक्ट्स हैं जहां पर अगर आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं तो वो एफर्ट्स आपको एग्जाम में दिखेंगे। अगर आपने पॉलिटी को अच्छा से किया है तो पॉलिटी में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो भी विथ एक्यूरेसी सॉल्व होंगे। अगर आपने साइंस में एफर्ट्स डाले हैं तो आपको डायरेक्ट वर्बिटिम क्वेश्चन एनसीईआरटी से देखने के लिए मिलेंगे और आप उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। सेम अप्लाइज विद ज्योग्राफी, बट ज्योग्राफी में थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, दैट वो आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप देखते हैं तो ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर अगर आप एफर्ट्स दे रहे हैं तो आपका आउटपुट भी दिखेगा, वो आप टेस्ट सीरीज में देख सकते हैं, वो आप कहीं भी देख सकते हैं। बट बाकी ऐसे हैं इकोनॉमिक्स, वहां पर आपको नहीं दिखेगा। लेट से मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है, ताकि आप क्लैरिटी ले सके। सर इकोनॉमिक्स मैंने इस बार सोचा था कि दैट आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट, तो मैं इसे कंप्लीट करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी जो मैक्रो और माइक्रो है उसे की थी। एक बार ही पढ़ा था, फिर उसके छोटे शॉर्ट नोट्स थोड़े प्रिपेयर कर लिए थे, फिर मोनाल सर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स होते हैं वो मैंने प्रिपेयर किया था, और इस तरह से करके मैंने 15 to 20 डेज इसमें स्पेंड किए थे इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने में। रिजल्ट क्या हुआ, एग्जाम में 10-12 क्वेश्चंस आए थे। 10-12 में से मैंने 4 to 5 ही अटेम्प्ट किए थे, और उसमें से शायद कोई एक या दो सही हुए थे, बाकी गलत ही हो गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर आपको जो है वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिलता, आप कितना भी एफर्ट डालें, अगर ये 15 to 20 डेज अगर आप कहीं और देते हैं तो वो आपको सॉलिडिफाई होता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल छोड़ देना है, हिस्ट्री छोड़ देना है। डेफिनेटली हिस्ट्री तो डेफिनेटली करना है। इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स आपको करना है, बस एक बेसिक रीडिंग ले लेनी है, ताकि अगर कोई इजी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, जो किसी ने अगर एक बार पढ़ा है तो इजीली एग्जाम में क्रैक कर लेगा उसे, तो वो इजी क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। बाकी आपको बार बार एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आएंगे। इस बार आप देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला आया था, एनसीईआरटी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिस्कस्ड है, बट वो इतना ज्यादा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है उसमें, कि उसके लिए थोड़ा सा आपको इन डेप्थ एनालिसिस और इन डेप्थ पढ़ाई की जरूरत है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी आपके ऊपर जैसा भी आप करना चाहते हैं, बट ये मेरी सजेशन होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने एफर्ट्स ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी ये सब में देने की ज़रूरत है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है जहाँ पर आपको कम देने की ज़रूरत है, नहीं देने की नहीं ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बट कम एफर्ट्स देने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा स्मार्टली आपको एनवायरनमेंट को प्रिपेयर कर लेना। इस साल क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन पहले आते हैं, 1, 2, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, हाँ एक मैपिंग था, तो मैपिंग के लिए देखिए, मैपिंग के लिए आप ऐसा कर सकते हैं
कि कोई भी अगर वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको रेकमेंड करूँगा तो ये कर सकते हैं, मैंने फॉलो की थी, तो आप देख सकते हैं ये वीडियो लेक्चर्स, ये आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको एटलस को यूज़ करने की ज़रूरत है और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले देखें किस तरह के मैपिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद आप एटलस को यूज़ करें और उस तरह से प्रिपेयर करें। एक टेलीग्राम चैनल भी है यूपीएससी की मैपिंग से रिगार्डिंग, वहाँ पर आपको ट्रिक्स निमोनिक्स ये सब मिल जाते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है, तो वो आप कर सकते हैं, वो आप लोग के लिए यूज़फुल रहेगा। बाकी आप मैपिंग कहीं से भी कर सकते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्वेश्चंस को एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, तो फिर आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद सर हम आ जाते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट इम्पॉर्टेंट तो है बट क्वेश्चन सॉल्व थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, वो है हिस्ट्री पोर्शन। तो थोड़ा हम समझते हैं हिस्ट्री को भी। तो हिस्ट्री में अगर आप देखते हैं सर, तो ऑलमोस्ट अगर हम पकड़ लेते हैं तो 15 से 20 के रेंज में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है थीम्स। थीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझे। आप बोलेंगे सर थीम्स के रेलेवेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है कि थीम्स का रेलेवेंस घट रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या रेलेवेंस पूरी तरह से घट गया? द आंसर इज नो। अभी भी 8 to 9 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। लेट से 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 2022 एग्जाम में, 5 क्वेश्चन आते हैं, बट ये 5 क्वेश्चंस ऐसे रहने वाले हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से रहेंगे। अगर आप इसे मिस कर देते हैं तो के जो कॉम्पिटिटर हैं वो इसे सॉल्व कर ले जाने वाले हैं, बिकॉज जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं ऑलमोस्ट इजी होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट होते हैं। उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, उसके लिए ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक लिमिटेड पढ़ने की ज़रूरत है और आप उसको क्रैक कर लेंगे क्वेश्चंस को। इस साल भी देखेंगे 8 to 9 क्वेश्चंस थे, तो उसमें से 5 to 6 क्वेश्चंस वर ऑन ईजियर लाइन, तो वो क्वेश्चन को आप छोड़ने की बिल्कुल गलती नहीं कर सकते, बिकॉज बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो डिफिकल्ट रहने वाले हैं। तो फिर जो उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे तो कम से कम आपको ये करने की ज़रूरत है। तो थीम्स जो है वो बेसिकली क्या है, तो थीम्स जो है, जो न्यू स्टूडेंट है उनको बता देता हूँ, बाकी तो बताएंगे। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री करके 3 बुकलेट्स आती हैं, 1 2 3। ये न्यू एनसीईआरटी है क्लास 12th की, ठीक है। तो ये 3 आप कर सकते हैं। इसके अलावा सर आप लूसेंट बुक को आप जानते ही होंगे, उससे आप एंशियंट मिडाइवल, रिकमेंडेड तो ये भी रहेगा कि मॉडर्न भी कर सकते हैं, बहुत ही कम है, 50 पेजेस में आपको सारा कुछ हो जाता है। एक बार आप रीड करके जाते हैं ना तो अच्छा रहता है, बिकॉज 2 to 3 क्वेश्चन तो आप यहाँ से भी निकाल लेंगे अगर आपने अच्छे से किया है तो, ठीक है। फिर अगर हम देखते हैं तो आगे, तो यहाँ पर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे स्पेक्ट्रम। डेफिनेटली स्पेक्ट्रम इज़ अ गुड बुक, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप कर सकते हैं स्पेक्ट्रम। बट देखिए स्पेक्ट्रम के साथ भी लक्ष्मीकांत वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है मेरे साथ पर्सनली। आप देखेंगे लक्ष्मीकांत को तो वो 800 प्लस पेजेस की बुक है, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट्स ओके, बट अगर आप देखते हैं तो उसे बार बार रिवाइज करना अपने आप में एक हेक्टिक टास्क हो जाता है, तो वो करना बहुत मुश्किल होता है। सेम अप्लाइज विद द स्पेक्ट्रम ऑल्सो। स्पेक्ट्रम भी अपने आप में 500 प्लस 600 प्लस पेजेस बुक है, थोड़े से हेक्टिक है उसे कंप्लीट करना, तो इस कारण से मैंने तो कभी नहीं की थी। आप किसी मॉडर्न हिस्ट्री नोट्स के साथ जा सकते हैं, या फिर अगर आपने लूसेंट किया है दैट्स मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। बट मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स भी किए थे थोड़े से, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना कर लेंगे ना तो हिस्ट्री के लिए ये मोर देन इनफ हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम आ जाते हैं द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ योर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में आपको देखने की ज़रूरत है कि 2 बुक्स इंपॉर्टेंट है, मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। ये 2 एनसीईआरटीज़ हैं, वो आपको करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको 11th, ये दोनों 12th की और 11th की भी एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इसको करने की ज़रूरत है सर? ये आपको पेपर 2 में मदद करेगा, डेफिनेटली डायरेक्ट मदद आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको इससे कोट्स मिलेंगे, डाटा मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे जो आप एज इट इज़ ऐसे रिपोर्ट ये सब में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लोग नेग्लेक्ट करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर 2 में तो आपको बहुत मदद मिलता है इससे, अनपैरेलल मदद मिलता है, बिकॉज थीमेटिक आपको देखने के लिए मिलेंगे ऐसे ये सारे, वहाँ पर आप इजीली इसको डाटा को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर 2 के लिए आपको पेपर 2 में जो आपके फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाला है उससे थोड़ा से डाटा मिल जाएंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, जो आपका 12th की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करनी चाहिए। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, वाई? बिकॉज आपको पेपर 1 में तो मदद मिल ही रहा है, पेपर 2 में बहुत मदद मिलेगा। मैंने इससे बहुत सारे डाटा तो आप नहीं ले सकते, रीजन है कि आपको बहुत सारे ओल्ड डाटा हैं इसमें, बट बहुत सारे ऐसे कोड्स, ऐसे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, स्टेटमेंट मिल जाते हैं, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं पेपर 2 में यूज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैक्रो और माइक्रो कर सकते हैं, इसके शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट में 1 से 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, तो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर्स हैं बायो के, एनसीईआरटी के, क्लास 12 के, वो कर लीजिए, मोर देन इनफ है। क्योंकि जो भी टर्मिनोलॉजीज वाले क्वेश्चन आएंगे ना वो हो जाएंगे, फूड वे, फूड चेंज, ये सारे जो भी रहेंगे ना, यूट्रिफिकेशन, बायोमेडिफिकेशन, ये सारे बायो रिमेडिफिकेशन जो है वो सारे आपके इससे हो जाने वाले हैं। कुछ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्वेंशंस ये सब करने होंगे, तो वो आप कहीं से भी 2-4 पेज के नोट्स बना लेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आप क्वेश्चंस को देखें सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके बेसिस पर आप प्रिपेयर करें। ये 2 से 3 क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। ऑल्दो आपको दिखने में 2 से 3 क्वेश्चन लग रहे हैं, बट एग्जाम में आपको रियलाइज होगा कि ये 2 से 3 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए इसको आपको करने की ज़रूरत है। लास्टली जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज योर करंट अफेयर की हम बात करेंगे। करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं सर, तो करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अगस्त में एग्जाम होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट होगा, तो आपको जून, ये तीन बहुत अच्छे से आपके होने चाहिए। बाकी जैन टू मार्च जो है वो आप कर सकते हैं, मतलब आपको ये पूरे 6 मंथ के करने की ज़रूरत है, बट ये तीन आपको टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 8 to 9% क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, और 1% क्वेश्चन तो कहीं भी जा सकता है, वो बाहर, मतलब 2021 से ही आ जाएगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये नहीं छूटना चाहिए। तो इसके लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा लगता है, बट अगर आप किसी को भी अच्छे से फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए मोर देन इनफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि डेली करंट अफेयर भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, तो आप रिगरसली फॉलो करते हैं तो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जीके एंड जीएस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ में एक्यूरेसी लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने आप में। 70%, 80%, 90% एक्यूरेसी इज अ टफ टास्क इन इट सेल्फ, बट यहाँ पर आप 100% एक्यूरेसी के साथ ही 95% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए पहले तो 20 आ रहे थे, अब 16 के आसपास आते हैं क्वेश्चंस, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो ना हो, दैट डजेंट मैटर, आपको इसको करने की ज़रूरत है। मैथ बैकग्राउंड है आपका, आपने इससे पहले किसी एग्जाम का प्रिपरेशन किया है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो आपको एफर्ट्स कम डालने पड़ेंगे, बट करना तो आपको भी है। पीवाईक्यू सॉल्व करके जाए, नहीं तो आपको वो बैक फायर एग्जाम में कर जाएगा डेफिनेटली। और अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है फिर भी आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालें। आप ये समझने की कोशिश करें सर कि अगर आप ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, साइंस के लिए इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, और फिर आपको मिल रहे हैं 15-16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, और उसमें से भी आप 10-12-14 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, यहाँ पर आपको उससे कम एफर्ट्स की ज़रूरत है। आप 1 मंथ या हाफ मंथ प्रिपेयर करते हैं, 1 मंथ जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आप 16 क्वेश्चंस को ईजीली, 15 या 16 तो ईजीली ही सॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि आपको 15 to 16 क्वेश्चन विथ 100% एक्यूरेसी करने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको मैथ्स एंड रीजनिंग पे बहुत अच्छे से फोकस करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड, क्योंकि आप देखेंगे कि 125 क्वेश्चंस में से अगर 15-16 क्वेश्चंस को हटा दे तो बाकी जो आपके सामने 110 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 19 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है अगर हम कंपेयर करते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग से। तो इसलिए मैथ्स एंड रीजनिंग पे ड्यू वेटेज दें, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप थोड़ी सी क्लैरिटी लेके समझें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैंने चीज़ों को बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी आपको देने की कोशिश की है। थोड़ा सा आपको स्मार्टली सर प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। स्मार्टली अगर आप प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे, आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजीली 6 to 5 मंथ्स में चीज़ें क्या होती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं।
इसलिए उतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप थोड़ा सा समझें। पेपर 1 में क्या रिक्वायर्ड है, बेसिक बुक्स जो मैंने आपको बताया वो करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा आपको इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करेंगे सर, इसका अप्लाइड वर्जन किस तरह से, तो अप्लाइड मैंने बताया एमसीक्यूज को आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। एमसीक्यू सॉल्व करें, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करें, वो आपको एग्जाम में क्या करने वाला है, हेल्प देने वाला है। तो थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को प्रिपेयर करें, आसानी से आप इजीली क्या करेंगे, एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिर अगर जहाँ तक मीडियम की बात आती है, तो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, ऑलमोस्ट जितने भी मैंने ऊपर चीज़ें बताई हैं, एनसीईआरटीज हो चाहे लक्ष्मीकांत हो, कुछ भी हो, वो दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। किसी तरह की कोई भी मीडियम डिफरेंस नहीं आने वाला है, खासकर पेपर 1 में। जहाँ तक पेपर 2 की बात है, डेफिनेटली एक मीडियम है, तो वहाँ पर भी आपको सिर्फ ऐसे ही आपको हिंदी मीडियम में लिखने का मौका मिलता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को हिंदी मीडियम में भी चीज़ें थोड़ी सी प्रोवाइड की जाए। देखिए विजन IAS मंथली मैगजीन है, आपको हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो जो मैं इंग्लिश में आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको आप हिंदी में उसको मैगजीन से टैली करके आप उसको कर सकते हैं। अदर देन दैट मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी में भी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। इसी तरह के कंप्लीट चीज़ें आती रहेंगी हमारे चैनल पे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक कोर्स जो हमारा चल रहा है GS 365, एक बार आप जाके देख सकते हैं। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। इसमें पॉलिटी डील हो रहा है, तो आप देखेंगे इसे, ठीक है। बाकी एक आप लोग के लिए नया कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, GS 500 पेपर 2 के लिए है, 500 प्लस। बेसिकली इसमें जो है करंट हैपनिंग्स के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वो इश्यूज़ आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो उसको आप कर सकते हैं, डेली डेली आएंगे एक इशू या अल्टरनेट डेज पे आएंगे, आप धीरे धीरे उसे कर सकते हैं। उसे मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस डाटा को, उस फैक्ट्स को, उस रिपोर्ट्स जो भी आएंगे उन सभी को यूज़ कैसे करना है। इन्फॉर्मेशन है आपके पास, बट उसे यूज़ किस तरह से किया जाए, एसए में किस तरह से यूज़ किया जाए, रिपोर्ट में किस तरह से यूज़ किया जाए, ये सारा हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा डेफिनेटली हम लोग जल्द ही जो है वो पेपर 2 का भी कोर्स लेके आएंगे, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। ऑल दो पेपर 2 के लिए कोर्स उतना रिक्वायर्ड नहीं होता, मेनली आपकी स्किल्स हैं, बिकॉज राइटिंग तो आपको लिखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक बिगनर्स के लिए थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की, कि किस तरह से पहले फॉर्मेट होता है और किस तरह से हम चीज़ों को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से हमें सोचने की ज़रूरत है, किस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें करने की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।